तो आज हम लोग एक नए विषय का श्री गणेश करेंगे, फिजिक्स। यहाँ पे हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस, दरोगा, बीपीएससी सारा हो, उन सभी को हम लोग यहाँ पे क्लियर समझने का प्रयास करेंगे। साइंस जो इन सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाता, बहुत ही बेसिक रहता है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन का नेचर होता है और उसका जो प्रकृति होता है सवाल का, वो काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा। अभी कुछ क्लासों में हम लोग 10 क्लास या 11 क्लास के अंदर हम लोग इसे फिजिक्स को ख़त्म करेंगे। हालांकि फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, लेकिन आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं कि इसका क्रैश लैंडिंग हो जाएगा, है ना। क्रैश कोर्स के माध्यम से इसको हम लोग एग्ज़ाम के उद्देश्य से जितना चाहिए उतना हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को हम लोग लिखेंगे, आखिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग वेव तरंग के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर हम लोग लाइट एंड ऑप्टिक्स इसको पढ़ेंगे। और फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे हीट एंड टेम्परेचर। फिफ्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इसके इफेक्ट, सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ट्रांसफार्मर वगैरह सब इसी में आएगा। अभी कल को बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम था फिजिक्स, उसमें ट्रांसफार्मर का पूरा फंक्शनिंग भी आया था लिखने को, इसे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। इसी में आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूटन्स के तीनों लॉ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चैप्टर हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। हालांकि पहले मैं इसे केमिस्ट्री में पढ़ाता था, लेकिन इस बार हम इसको फिजिक्स में पढ़ाएंगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बाकी सब चीज़ को देखेंगे। इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न हम लोग बनाए भी थे वो दरोगा में इस बार आया भी था, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट टाइप का ही। और इसमें एक और हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न इक्विपमेंट्स कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, बाकी बल्ब वगैरह के बारे में कभी कुछ पूछा जाता है उसके बारे में। यहाँ पे मॉडर्न में खासकर आपका ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा, या नेटवर्क कनेक्शन। हाँ, गेट्स और गेट, नॉर गेट, ये सब नहीं, उतना टफ हम लोग को आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन लेवल में हल्का पूछा जाता है, ठीक है। वो अगर कोई स्पेशली करना है 12 से तो ही उसको चाहिए। तो ये सब हम लोग यहाँ पे हल्का सा देखेंगे। तो ये हम लोग का हो गया सिलेबस। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वह है वेव। सबसे पहले हम लोग आज तरंग को समझने का प्रयास करेंगे। वेव मतलब एक प्रकार का डिस्टरबेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विक्षोभ। तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। जब हम डिस्टरबेंस की बात करते हैं तो डिस्टरबेंस मतलब, डिस्टरबेंस का अर्थ होता है कि अपने मीन पोजीशन से किसी भी बॉडी को एक तरह से उसको हटा देना, मीन पोजीशन से उसको हटने पे मजबूर करना, वही होता है यहाँ पे डिस्टरबेंस। जैसे आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाते होंगे, आराम से रजाई तान के सो रहे हैं, आप भोज का सपना देख रहे हैं, अब मम्मी डाल दी ठंडा पानी, तो क्या हो गया? आप डिस्टर्ब हो गए, आपका मीन पोजीशन से आपको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो यह एक हो गया डिस्टरबेंस। तो तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, एक प्रकार का विक्षोभ है। अब यह जो डिस्टरबेंस है, इस डिस्टरबेंस के माध्यम से क्या ट्रांसफ़र होता है? तो इस डिस्टरबेंस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इतना टेक्निकल, अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ उदाहरण देते हैं, फिर ये सब भी समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप भोज में गए और दम के खाना खा लिए। अब अगला दिन आप क्या हो गए कि आप आराम से तालाब के किनारे बैठ गए और पत्थर मार रहे हैं। 4-5 घंटा पानी में पत्थर मारने के बाद क्या हो जाएगा? आपका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या किया? वो जो पत्थर फेंका उसके माध्यम से आपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जब आप पत्थर फेंक रहे थे तो आप देखें कि पानी में ऐसे लहर भी बन रहा था,
वो क्या एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। तो क्या वो जो पानी में लहर बन रहा था वो लहर आगे बढ़ रहा था? कभी आप लोग तालाब में कागज का नाव चलाने का प्रयास किए हैं? या एक एक्सपेरिमेंट आप लोग जरूर किए होंगे बचपन में, जब खेलते होंगे तो प्लास्टिक का बॉल चला जाता होगा तालाब में, तलैया में चल जाता होगा, तो उसको कैसे निकालते थे? याद कीजिए, ढेला फेंक के। अगर तरंग सच में पार्टिकल को प्रोपोगेट कर सकता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो आप कोना में एक ढेला पटकते, लेकिन वैसा हम लोग नहीं करते। क्या अगर छोटा छोटा पत्थर लेके बॉल पे मारो और जिसका लग गया, वाह, इसी का निशाना सबसे बेहतरीन है, तुम ही मारो, है ना। यानी कि ये जो डिस्टरबेंस जो तरंग है उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसमें जो माध्यम से वह ट्रांसफर हो रहा है, कुछ माध्यम होगा एनर्जी के ट्रांसफर होने का, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, किसके पार्टिकल्स की यहाँ पे बात की जा रही है? मीडियम के पार्टिकल्स के, माध्यम के पार्टिकल्स की। तो ये जो माध्यम के पार्टिकल्स होंगे यह ओसिलेट करेंगे। क्या करेंगे? ओसिलेट। ओसिलेट मतलब यह भी एक टेक्निकल टर्म है, टू एंड फ्रो का मोशन, है ना। घड़ी का पेंडुलम देखते होंगे, ऐसे है। तो ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ, एक मीन पोजीशन से एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। यही हुआ आसान भाषा में ऑसिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, जिसमें जो माध्यम के कण है वह ट्रांसफर नहीं करता। माध्यम के कण क्या करता है? ऑसिलेट करता है और एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो इससे एक बहुत अच्छा सवाल आपको पूछा जा सकता है कि तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है या कौन सही नहीं है, ऐसा पूछा जाए। ऑप्शन ए में आपको दे दिया जाए कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन बी में आपको दे दिया जाए इसमें माध्यम के कण स्थानांतरण होते हैं। ऑप्शन सी में आपको दे दिया जाए इसमें माध्यम के कण ऑसिलेट होते हैं। और ऑप्शन डी में दे दिया जाए ए एंड सी। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए एंड सी। क्लियर है? आपको तरंग समझ में आया? अब यह जो हम लोग यहाँ पे डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं, जो विक्षोभ की बात कर रहे हैं, पहले इसको दो उदाहरण से आप लोग समझिए। एक उदाहरण तो हम लोग पहले दिए कि आप भोज का सपना देख रहे हैं और क्या हुई, माताजी ठंडा पानी डाल दी, तो आपका क्या हो गया? डिस्टरबेंस हो गया। दूसरा, हम लोग सब जानते हैं कि आप लोग 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ाई करते हैं। अब उसी दौरान क्या हो गया? बाहर कोई डीजे बजाने लगा, तो आप क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। तो दो प्रकार का डिस्टरबेंस है, लेकिन दोनों का अलग अलग है। हुए तो डिस्टर्ब ही, लेकिन उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली 4 प्रकार के डिस्टरबेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को मुख्यतः 2 चीज़ जानना होगा कि डिस्टरबेंस जो हुआ उससे किस प्रकार का रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो पहला में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक रस्सी हम वहाँ बांधते हैं और दूसरा रस्सी को ना हम ऐसे पकड़ लेते हैं और उसको हम मारेंगे, पुटुक पुटुक करके मारते हैं ना रस्सी को, तो रस्सी ऐसे लहर बनाते हुए चला जाएगा। अगर हम उसका पिक्टोरियल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करके देखें तो ये मान लीजिए दीवार है, हम रस्सी ऐसे बांध दिए, रस्सी को मारे हम कैसा? पुटुक। वैसे जो लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं वो लोग भी लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, वो भी पुटुक की आवाज़ करता है। ठीक है, तो ये पुटुक हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक पार्टिकल है, कोई यहाँ पे एक पार्टिकल है, जब यह आगे ट्रेवल करेगा तो ये ऐसे आ जाएगा और ये पार्टिकल जो ऊपर था, एक सेकंड, ये जो ऊपर था ये फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा और यह इसी तरह का ये ट्रेवल करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टिकल एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है, अपने मेन पोजीशन से एक डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। इसको थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा।
है ना, एक ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, तो क्या हुआ, जो डिस्टर्बेंस हम क्रिएट किए उससे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ। दूसरा में हम लोग प्रेशर को पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उस कारणवश प्रेशर में बदलाव हो सकता है। जैसे कि आप लोग ट्यूनिंग फोक का नाम सुने होंगे, ऐसा है ना, ट्यूनिंग फोक फिजिक्स लैब में। अब मान लीजिए ट्यूनिंग फोक है, उसको क्या करते थे, ऐसे है हमारे टन, तो भन ऐसे आवाज़ करता था, उसको कान के पास भन ऐसे आवाज़ करता था। अब मान लीजिए यह ट्यूनिंग फोक है मेरा और ये एयर मॉलिक्यूल्स है। अब जब ट्यूनिंग फोक हमारे टन और ये वाइब्रेट करने लगा तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो टकराएंगे, इधर से हिट करेगा मान लीजिए, तो एयर मॉलिक्यूल ऐसे सामने आ गया और ये तो एज इट इज़ है। फिर क्या होगा, ये एयर मॉलिक्यूल अपने पुराने पोजीशन में वापस जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो जब ये ऐसे जाएगा तो फिर इधर को हिट करेगा, तो ऐसे का एक सीरीज थोड़ा सा चलेगा, छोटा सा एक चैन टाइप का चलेगा। और यह जो चैन चलेगा यह कुछ इस टाइप का आपको चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से प्रेशर में थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है, प्रेशर बदल रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रियलिटी में प्रेशर हल्का सा चेंज हो रहा है। तो यह दो प्रकार के हम लोग ध्यान रखेंगे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट के दो तरह का एक हम लोग को आउटपुट टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेव क्लियर है, तरंग आखिर होता क्या है ना। साइंस मतलब लाल हरा पीला नहीं, साइंस मतलब कि साइंस की आत्मा से हमारा बस दोस्ती होना चाहिए। तो वेव आप लोग समझ गए यहाँ पे कि वेव आखिर क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेव के प्रकार कि वेव आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल वेव और एक हम लोग लिख सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को भी हम लोग फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में शायद इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुदैर्ध्य नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में हम लोग रखते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग इस तरह से वेव को दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव होते हैं जिनका स्पीड 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, यानी कि जिनका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो। दूसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं इनका चाल मतलब चलने का तरीका, कैसे किसी व्यक्ति को हम पीछे से देख के पहचान जाते हैं कि ये वह व्यक्ति होगा, है ना, चलने का एक तरीका होता है। तो इनका जो चाल है वह ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि ट्रांसवर्स वेव का चाल कैसे होता है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में उसको सीखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो कितना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उनकी जो चाल है वो ट्रांसवर्स वेव की तरह है। दूसरा, इन तरंगों को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता यानी कि मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। कितने प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं? मुख्यतः 7 प्रकार के। अब बड़ा आसान है और आपको सातों याद रखना पड़ेगा एज इट इज, और याद करने का भी तरीका बहुत आसान है, RMI VUXY। किसी पुस्तक में आपको यहाँ पे Y के बाद कॉस्मिक रेज भी देखने को मिल सकता है मॉडर्न पुस्तक में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कंपटीशन लेवल पे बेसिक लेवल पे इतना ही याद रखेंगे। कितना? RMI VUXY। कौन सा ये वेव है, कभी सुने आप लोग ऐसा नाम? तो ये शॉर्ट फॉर्म है। R मतलब रेडियो वेव, M मतलब माइक्रोवेव, I मतलब IR लिख देते हैं, V मतलब विजिबल रेज, और U मतलब अल्ट्रावायलेट, X मतलब एक्स वेव, और Y मतलब गामा, है ना।
तो ये 7 प्रकार के वेव होते हैं और इसको आपको याद करना होगा, और सुर ताल मिलेगा तो अभी याद हो जाएगा। RMI VUXY, RMI VUXY, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्स वेव और गामा वेव। अब यहाँ से एक अच्छा सवाल पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा, ये वेव की बात हो रही है ना, और ऑप्शन डी में कर लेते हैं कोई नहीं या फिर एक से अधिक सही। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यह आपका क्वेश्चन है, और ऑप्शन ए बी सी और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दी अबव, यानी कि कोई नहीं और मोर देन वन। चिट्टा आपके सामने है, एकदम चीटिंग पेपर बिल्कुल सामने है। यहाँ दिख रहा है ना आपको गामा वेव, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोटा या मोर देन वन? मोर देन वन। कौन कौन सा? ए और बी, यानी कि ए और बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो काफ़ी अच्छा आप लोग ध्यान दिए, पहले भी ये पढ़ा चुके हैं, है ना, क्योंकि गामा लोग समझते तो अल्फ़ा बीटा गामा साथ में लपेट लेते हैं, तो सिर्फ गामा वेव यहाँ पे है ना, अल्फ़ा बीटा नहीं है। इसकी कहानी आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट बताया था, है ना, स्कैटरिंग वाला केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे जैसे आप इधर को ट्रेवल कीजिएगा तो इनका वेव लेंथ बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये सिंबल इंक्रीज का है, ये क्या है? लेम्डा, यानी कि वेव लेंथ। और जैसे जैसे आप आर से यू वाई की तरफ यानी कि गामा वेव की तरफ जाएंगे तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल इसको कहते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू। हम एक बार पढ़ा रहे थे, शायद 10th का कोई स्टूडेंट था, तो वो बोला कि सर लगता है भी थोड़ा गलत हो गया है, तू सीधा मार दिया इससे। तो ये गलत नहीं है, ये ऐसे लिखा था, है ना, न्यू। तो जैसे ही हम आर से लेकर यानी कि रेडियो वेव की से लेकर गामा वेव की तरफ जाएंगे तो इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्लियर है। इसी में आप लोग 10th में बड़ा एक अच्छा प्रश्न पढ़े होंगे कि किस रंग का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। 10वां का क्वेश्चन है। चलिए तो एक क्वेश्चन इस पर कर ही लेते हैं, बच्चा वाला प्रश्न है, किस रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक है, या निम्नलिखित में से किसका वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में दे देता हूँ पीला, यहाँ पीला रंग की बात हो रही है, ए। ऑप्शन बी में हम दे देते हैं हरा, और ऑप्शन सी में दे देते हैं लाल। लाल हम ऑप्शन सी में दिए हैं, और ऑप्शन डी में आपको दे देते हैं कौन सा दे दूँ? चलिए आपको दे देता हूँ इंफ्रारेड, और ऑप्शन ई में नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन, क्योंकि ये बीपीएससी। निम्नलिखित में से किसका वेवलेंथ अधिक है या मैक्सिमम है? इंफ्रारेड सर। हाँ, रेड का लाल इंफ्रारेड। 10th का प्रश्न है, 10th पढ़े ना कि लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम है। ऑप्शन ए में पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, और चौथा में इंफ्रारेड, तो लाल का। तो जो भी हाँ विजिबल रेंज तो इंफ्रारेड के इधर है ना सर, अच्छा, तो उस हिसाब से तो इंफ्रारेड सही होगा। अच्छा आपका इंफ्रारेड है। चलिए तो आपका इंफ्रारेड है और आप लोगों का लाल रंग है। तो यहाँ पे 2 है, तो जो भी लाल मारे हैं, तो अगर वो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, और वेजिटेरियन है तो रसगुल्ला, यानी कि आपको 0 नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लाल, हरा, पीला, ये विजिबल है, यानी कि ये चीज़ है, और आप देख रहे इंफ्रारेड इसकी इधर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि वेवलेंथ बढ़ गया, तो उस कारण यहाँ सही आंसर क्या होगा? इंफ्रारेड। क्लियर है? अब आप लोगों को, क्योंकि ये मात्र 7 ही हैं, इसको मिटा दूं ना, पूरा क्लियर कर देते इसको।
अब आप लोग यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा सभी कुछ, तो बताइए 7 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चर्चा के कौन कौन से हैं वो? RMI, VUXY, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। अब क्योंकि यह 7 है तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी क्या है कि इनके खोजकर्ता का नाम ज्ञात करना है। रेडियो वेव के खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। मार्कोनी, और इसको याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है। अब तो रेडियो नहीं चलता, लेकिन पहले रेडियो चलता था तो सही से बजता नहीं था, तो उसको थोड़ा लगाते थे साइड से, तो रेडियो को थोड़ा सा क्या कर देना है, मार देना है, और कोहनी से मार देना है, क्या कि अब झापड़ से नहीं सुनेगा वो। क्लियर है? माइक्रोवेव के खोजकर्ता हर्ट्ज, माइक्रोवेव के खोजकर्ता हर्ट्ज, है ना। इंफ्रारेड के खोजकर्ता विलियम हर्सल। क्लियर है? इनका नाम आपको सबको याद रखना चाहिए। विजुअल रे के, ये तो सभी को याद होगा, न्यूटन। अल्ट्रावायलेट के रीटर। एक्सरे के रुंटगेन, है ना, ये ट है, रुंटगेन। और गामा रे के यहाँ है विलियम वेकवेरल। तो इन सभी खोजकर्ताओं का नाम आपको याद रखना चाहिए। बड़ा आसान है, याद करने का भी तरीका रेडियो है, रेडियो को थोड़ा मारना पड़ेगा, लेकिन अब कोहनी से उसको मारेंगे। माइक्रोवेव के हर्ट्ज तो सभी लोग जानते हैं। इंफ्रारेड का बोलेंगे विलियम हर्सल, इंफ्रारेड का विलियम हर्सल। विजुअल रे का न्यूटन सभी को याद है। और अल्ट्रावायलेट जब भी बोलेंगे तो बोल यू ज़्यादा टर करेगा, कहते ना हम लोग गुस्सा में, तो यू ज़्यादा टर अब से नहीं करेगा, तो यू का हो गया रीटर, टर से आप लोग याद रख लेंगे। एक्स का रुंटगेन, एक्सरे सुनते हैं, है ना, तो एक्सरे गन, तो उसी से क्या हो गया, एक्स से रुंटगेन, गन से गन। और एक गामा रे का आप लोग याद रखेंगे विलियम वेकवेरल। तो ये सारे खोजकर्ताओं का आपको नाम याद रखना होगा। हम देखे शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो लड़का आविष्कारक का करंट अफेयर ढूंढ रहा था, तो वो एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन था। क्योंकि ये 7 ही हैं तो आपको 7 का नाम याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और ये आप लोग का हॉलीडे होमवर्क हो गया। क्या कि इनका इस्तेमाल क्या है, कहाँ कहाँ पे ये मुख्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, आज से 40 साल 50 साल हो सके 500 साल कोई पुराना दस्तावेज हो, तो उसको पढ़ने के लिए किस रे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? चिकित्सा में क्या नहीं, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा में हम लोग किस रे का इस्तेमाल करते हैं? आप लोग देखे हैं एक्सरे होता है ना। कैंसर के इलाज में हम लोग किस रे का इस्तेमाल करते हैं? तो गामा रे का इस्तेमाल करते हैं कैंसर का इलाज में। आप लोग देखे होंगे अब क्या है, जो हमारी सीमा पे नया तरह का कैमरा लग गया है ना। आप लोग पबजी वगैरह गेम खेलते होंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार का कैमरा यूज़ करते होंगे। वो क्या रहता है? इंफ्रारेड कैमरा कहते हैं उसको। जैसे उदाहरण के लिए टीवी ले लीजिए, बटन दबाए चैनल बदल गया, तो कौन सा वो रे है? इंफ्रारेड। तो ऐसे यूजेज आपको इसको ध्यान में रखना होगा। यूवी रे का क्या यूज़ है, एक्सरे का क्या यूज़ है, गामा रे का क्या यूज़ है, रेडियो वेव का क्या यूज़ है, माइक्रोवेव का क्या यूज़ है, और इंफ्रारेड का क्या यूज़ है, और इनका मुख्य कार्य क्या है। जैसे एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे धरती के अंदर जो जल है थोड़ा सा गर्म रहता है, तो धरती के अंदर का जल, सवाल है धरती के अंदर का जल किस के कारण गर्म होता है? ऑप्शन ए में है आपका अल्ट्रावायलेट रे, ऑप्शन बी में आपको दे देते हैं एक चलिए इंफ्रारेड आपको दे दिए, ऑप्शन सी में आपको दे दिए माइक्रोवेव दे दिए, और ऑप्शन डी में आपको हम दे दिए विजिबल रे। बताइए, पृथ्वी के सतह के अंदर का जल किसके कारण गर्म रहता है? यूवी,
ओजोन लेयर क्या करता है? गर्मी को नहीं आने देता। तो फिर आप अल्ट्रावायलेट से गर्म कर दिए। क्या हुआ? तो इसके अंदर का जो जल गर्म होता है वह होता है इंफ्रारेड के कारण, ठीक है। हालांकि जो अल्ट्रावायलेट है, तो अल्ट्रावायलेट रे भी 3 प्रकार के होते हैं। तो एक विशेष प्रकार के, हाँ कुछ तो आता है ना सर, तो वही पानी के अंदर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। नहीं नहीं, कुछ नहीं आता। अल्ट्रावायलेट रे 3 प्रकार के होते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा। उसमें जो सबसे हानिकारक है उसको ओजोन लेयर रुकता है, बाकी विशेष प्रकार को आने देता है। तो ये तो और हायर स्टडी में पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना आवश्यक नहीं है। इंफ्रारेड आप लोग जब पढ़े होंगे कि हीट का संचरण, अभी तो हम लोग स्टार्ट नहीं किए, तो उसमें एक इंफ्रारेड भी होता है ना। वो कैसे होता है? आप वहाँ पे आग जला दिए हैं, कैसे भोज में आग लगा दिया, सब बूढ़ा बुजुर्ग बैठल है, हाँ बरी जा रहा है, तो कैसे उसको गर्मी मिल रहा है? इंफ्रारेड के कारण। कहानी है ना बीरबल की खिचड़ी वाली, कि एक आदमी क्या कर रहा है, बल्ब देख के दिन भर खड़ा था, दिया देख के, तो उसको कैसे गर्मी मिल रहा था? इंफ्रारेड के कारण, है ना। मतलब जो भी कहानी है, गर्मी तो नहीं मिल रहा था, लेकिन हल्का फल्का गर्मी इंफ्रारेड से मिलता है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो जल है वो जो गर्म हल्का हो जाता है वह इंफ्रारेड के कारण होता है। एक और सवाल इसी से आपको पूछा जा सकता है, खाना बन जाता है, खाना किसके कारण बनता है? मान लीजिए यही ऑप्शन है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल रे। बताइए। इंफ्रारेड के कारण। जो जल है पृथ्वी के अंदर वो क्या खौलता हुआ है? नहीं। खाना बनाने के लिए कैसा जल चाहिए? खौलता हुआ जल चाहिए। तो इंफ्रारेड में ये शक्ति नहीं है कि वो बॉयल कर सके। इंफ्रारेड हल्का फुल्का गर्मी के लिए है, लेकिन जो जल है वह, जो खाना है वह माइक्रोवेव से बन सकता है। आप लोग सुने भी होंगे माइक्रोवेव ओवन, सुने कि इंफ्रारेड ओवन नहीं, माइक्रोवेव ओवन। हालांकि माइक्रोवेव भी अलग सिद्धांत पे कार्य करता है, उसके खोजकर्ता का आप कहानी भी सुनेंगे कभी कि वो ऐसे कुछ और ही खोजकर्ता कर रहे थे। ये माइक्रोवेव एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था। तो उनके मतलब पॉकेट में से चॉकलेट रखा हुआ था, तो देखे कि चॉकलेट पिघल गया, तो सोचे कैसे पिघल गया ये। तब फिर रिसर्च किए तो अरे माइक्रोवेव के कारण ये पिघल गया। तो उन्होंने फिर माइक्रोवेव का खोज कर दिया। वहाँ पे क्या होता है, जो मशीन होता है वो माइक्रोवेव को जनरेट करता है। हालांकि यह मनुष्य के लिए थोड़ा हानिकारक है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन ठीक रहता है, सील्ड रहता है, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो खाना किससे बनेगा? माइक्रोवेव से। और पृथ्वी के सतह का अंदर का जल कैसे गर्म होगा? इंफ्रारेड से। तो क्लियर है? तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। देखिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल इससे अच्छा पूछ गया। जो भी सवाल पूछे वो पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो इसी टाइप का आपको सवाल पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छा से रखना है ताकि सवाल हम लोग बेहतरीन बना सके। अब जैसे एक और सवाल कर लेते लगे हाथ, प्रकाश के लिए सही कथन है, ऐसा मान लीजिए आपको पूछा जाए। प्रकाश के लिए सही कथन है, ऑप्शन ए ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता, और ऑप्शन ई एक से अधिक सही, नन ऑफ द अबव। चलिए ऑप्शन डी में ही कर देते हैं, एक से अधिक सही, नन ऑफ द अबव। प्रकाश के लिए सही कथन है। सवाल क्या है? प्रकाश के लिए सही कथन है। शायद ये आप लोग से भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ट्रांसवर्स वेव आप लोग को नहीं पढ़ा है, लेकिन ये पढ़ेंगे इसको 2 मिनट में। सोचिए इस पे आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक सही, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा और ट्रांसवर्स वेव भी इसका होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, एक से अधिक सही, यानी कि ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे प्रश्न कभी ना कभी किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, समझना यही है, प्रश्नों का जो लेवल है, उनकी जो प्रकृति है या भाषा है, और किस तरह से वो एप्लीकेबल लाइफ में पूछता है ना। भोजन बन रहा है, पृथ्वी की सतह का गर्म हो रहा है, मतलब सतह के अंदर का जल गर्म हो रहा है, या डिफरेंट यूज़ जो अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। तो इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, और जितना अधिक हो सके इसको जानकारी आप लोग एकत्रित करेंगे। तो ये तो हम लोग सीखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में।
ट्रांसवर्स वेव मतलब नहीं, वो तो हाँ हिंदी सही है, हिंदी वही होता है सर, अनुप्रस्थ तरंग, हाँ अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव वैसे वेव को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड प्लस लिक्विड के सरफेस पर ट्रेवल करे। आप तालाब में पत्थर मारे तो तालाब में लहर उठा ऐसे ऐसे, तो सिर्फ सतह पे उठा कि उसके अंदर भी उठा, सिर्फ और सिर्फ हुआ सतह पर उठा। जो ट्रांसवर्स वेव है वह इस टाइप का मूवमेंट करता है ना, इस टाइप का ऐसे। ये जो ऊपर वाला है उसको क्या कहते हैं हम लोग, श्रिंग, हिंदी में इसको कहते हैं श्रिंग, शायद इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉ, है ना, और ये भी श्रिंग हो गया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं गर्त, श्रिंग और गर्त। अगर आप इसको एक साइकिल को देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके बीच में आपको 2 श्रिंग और 1 गर्त मिलेगा, और यही 2 श्रिंग और 1 गर्त की जो दूरी होती है उसके बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। 2 श्रिंग 1 गर्त, या फिर 2 गर्त 1 श्रिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। ये लेमडा का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्लियर है आपको, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव का चाल हो गया। अब आप लोग ध्यान लाइए कि 10th क्लास में जब भी आपको ऐसे बनाना होगा कि यह मिरर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप कुछ इस टाइप का फिगर बनाते थे, है ना, और फिर ऐसे 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 लाइट को लेके चले गए। कभी आप लाइट को इस टाइप का रिप्रेजेंट किए हैं, नहीं किए, है ना, क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वे में। अब 10th में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वैसा ही क्यों बनाए वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग देखें यहाँ पे कि श्रिंग, 2 श्रिंग और 1 गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, इसी को हम लोग लैम्डा कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव का मूवमेंट है ये, यानी कि जो माध्यम है, यानी कि जब तरंग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है, और क्या स्थानांतरण कर रहा है, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है, जो मीडियम के कण है, कुछ उसको रास्ता कुछ चाहिए, उसको माध्यम चाहिए, तो माध्यम अपने माध्य स्थिति से, मान लीजिए ये इसका माध्य स्थिति होगा, है ना, और जब इसमें कंपन पैदा हो गया तो एक ऐसे ये लहर बनाया, यानी कि माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे, माध्य स्थिति क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे दोलन कर रहा है, यानी कि अपने मीडियम से अप एंड डाउन। तो अब इस पर सवाल पूछा जाएगा कि पूछा जाए आपसे कि ट्रांसवर्स वेव के लिए कौन सा कथन सही है, और उसमें एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि ट्रांसवर्स वेव में मीडियम से जो तरंग का मूवमेंट है वह मीडियम से ऊपर और नीचे होता है, यानी कि अपने मीडियम पोजीशन से अप एंड डाउन का मूवमेंट वो शो करता है। क्लियर है यहाँ पे। इसी को जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग श्रिंग कह रहे हैं, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग गर्त कह रहे हैं, यानी कि ट्रो और क्रेस्ट कह रहे हैं। क्लियर है। क्या ट्रांसवर्स वेव को मीडियम मस्ट है ट्रेवल करने के लिए? मीडियम नहीं रहेगा तो क्या वो ट्रेवल नहीं कर सकता? अभी कुछ देर पहले हम लोग सवाल बनाए, लाइट है, उसमें क्या आंसर था? ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किए, और ये भी आपको पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चलने का तरीका होता है वो ट्रांसवर्स वेव की तरह होता है। तो लाइट अगर सूरज से आ रहा है तो क्या उसको मीडियम मिल रहा है धरती तक आने के लिए? वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, यानी कि उसको ट्रेवल करने के लिए किसी तरह की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। तो ट्रांसवर्स वेव के ये कुछ कुछ हमें गुण मिल गए। क्या गुण मिल गए? कि सबसे पहले श्रिंग और गर्त का निर्माण,
यानी कि माध्यम स्थिति से माध्य स्थिति से ऊपर और नीचे का दोलन, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। किसी मीडियम की इसको आवश्यकता नहीं भी होती, बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। तो यह महत्वपूर्ण बात हो गई हमें ट्रांसवर्स वेव के बारे में। और ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड के सरफेस में गमन करता है। क्या यह गैस में गमन कर सकता है? तो नहीं कर सकता, है ना। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि लाइट तो है, अब ये तो गैस ही तो है, लाइट है गैस ही तो है, तो ट्रेवल कर जा रहा है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव और लाइट अलग है। हम लोग क्या पढ़ें कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है, एक तरह से विजिबल रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह ट्रांसवर्स वेव की तरह चलता है, वह ट्रांसवर्स वेव नहीं है, है ना। किसी की तरह एक्ट करना एक और बात है, और उसकी तरह हो जाना या वही उसी में परिवर्तित हो जाना एक दूसरी बात है। तो इस कारण यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या स्पेशली ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग देखें ट्रांसवर्स वेव के बारे में। इसमें मुख्यतः आपको 3 बात ध्यान रखना होगा। यह सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता और द्रव के सरफेस पे, ऊपरी सतह पर। अगर द्रव में रहेगा तो ट्रेवल नहीं करेगा, गैस में भी यह ट्रेवल नहीं करता। इसमें जो माध्य से वह अप डाउन का मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे का दोलन करता है, और 2 श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव के बारे में। अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब हम बात करते हैं तो अभी हम लोग देखे थे जब प्रेशर की बात की थी ना, डिस्टर्बेंस में हम लोग प्रेशर की बात की, तो कैसे ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल देखे थे। हमारे टन तो कर भन कर रहा है और एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, और एयर मोलिक्यूल्स क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं। तो एयर मोलिक्यूल्स कभी सट गए, फिर जब ये अपने वापस पोजीशन में जाएंगे तो ऐसे फैलेंगे तो इधर टकराएं और फिर ये वाइब्रेट होगा। तो इसी में क्या होता है कि कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्रेशन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। इसको शायद हिंदी में कहते हैं संपीड़न और विरलन। इसको शायद संपीड़न कहते हैं और इसको हम लोग विरलन कहते हैं। थोड़ा सा हो सके उल्टा भी हो जाए, लेकिन हमको जहाँ तक याद है संपीड़न और विरलन, लेकिन इंग्लिश में इसको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ पे। तो इस टाइप का ये मूवमेंट करता है। आप लोग को याद होगा बचपन में बेल बजने का काफ़ी खुशी रहता था, खासकर मैथ के और साइंस के क्लास में। तो आप लोग महसूस किए होंगे जब घंटी बजा टन, कभी आप लोग स्कूल में घंटी बजाने का कार्य किए हैं? तो जब नहीं किए हैं, हम लोग तो किए हैं। मतलब जो किंडरगार्टन स्कूल में था ना 1-2 तक, तो वहाँ पे स्टूडेंट खुद ही मतलब मैम का परमिशन लेके कि हाँ जाके छुट्टी कर लो, तो खुद ही घंटी बजा लिया। तो जब हमारे टन तो भन ऐसे टन ऐसे वो करता रहता है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड क्या है, एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोग लेंगे तो साउंड उसमें ट्रेवल कर गया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई मछली है, तो मछली कहाँ रहेगी, पानी में। तो एक मछली है, यह एक प्यारा सा मछली है। अब यह मछली दूसरे मछली को बोली हाय, तो क्या यह मछली सुन पाएगी? यह मछली ए है और यह मछली बी है। तो मछली ए मछली बी को कह रहा है हाय, तो मछली बी सुन पाएगी इसका हाय को? तो सुन पाएगी। हाँ मतलब सुन पाएगी, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, डिस्टेंस नहीं, वो अलग बात है। जो डिस्टेंस है, हम यहाँ से जोर से चिल्ला रहे हैं और दूर व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है, क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ट्रांसफ़र होता है ना। तो धीरे धीरे एनर्जी और अलग अलग रूपों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लेकिन आपस में ही जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिक्विड है ये, ठीक है। तो यह जो हाय बोलेगी तो मछली हाय सुन लेगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड और लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। क्या गैस में ट्रेवल कर सकता है? हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो गैस हो गया। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों में ट्रेवल कर सकता है।
और ट्रांसवर्स वेव में क्या पढ़े कि वह सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के सतह पर ट्रेवल कर सकता है। अब दोनों को हो सके सेटर अच्छा रहे तो दोनों को मिलाकर आपका टेस्टिंग कर ले। वो कैसे सवाल पूछ सकता है कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में समानता है। ऑप्शन ए दोनों, या सिर्फ ऐसा दे दिया जाए सॉलिड लिक्विड गैस, और ऑप्शन डी कोई नहीं, ऐसा दे दो ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है, समानता मतलब सॉलिड, यानी कि सॉलिड में दोनों ट्रेवल कर रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो इस टाइप के प्रश्न काफ़ी हाई लेवल के प्रश्न बन जाएंगे। तो ये आपको क्लियर है लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में और ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए माध्यम मस्ट है या बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकता है? मस्ट है ना। अगर मान लीजिए कोई चांद पे गया या वैक्यूम में गया तो वो कितना भी बोलेगा तो आदमी नहीं सुन पाएगा। उसका देखते हैं जो जाते हैं स्पेस में जाते हैं तो लोग सिग्नल से बात करते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या माध्यम मस्ट है। तो जैसा पिछले सवाल पूछे, क्या हुआ, जैसा पिछले सवाल हम लोग देखे, हो सके अगला सवाल में कह दे कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच में विभेद का कारण है, यानी कि दोनों अलग हैं। कौन से पॉइंट पे, तो माध्यम के पॉइंट पे। ट्रांसवर्स वेव बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए माध्यम मस्ट है ना। तो ये हम लोग देखे वेव के बारे में। अब कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बस देख लें। एक तो वेवलेंथ आपके बारे में बता दी है। वेवलेंथ मतलब दो श्रृंग एक गर्त के बीच की दूरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये सारा तो ऐसे पहले भी आप लोग को है सारा नोट्स PDF, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसको आप लोग ऐड ऑन कर लेंगे, है ना। वेवलेंथ मतलब दो श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी। जैसे कि जब बचपन में कभी झूला झूलने का खेले होंगे तो हाँ 10-10 बार झूला झूले के रहेगा, ऐसे फैसला हुआ। तब मान लीजिए पोजीशन है तो 1 2 ऐसा हुआ, तो 1 ऐसा हुआ, है ना। कैसा हुआ, गए और आए तब 1 होगा, ये नहीं कि गए और आए तो 2 गिन लो। इसमें जब कभी गुरुजी उठक बैठक भी कराए होंगे तो उसमें भी गुरुजी ध्यान रखते होंगे, बैठ के उठो तब 1 गिनो। अब बच्चा लोग 1 2 1 2 ऐसे कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा एक जब वो ट्रेवल करेगा, पूरा एक लहर, तब होगा वह एक वेवलेंथ। और इसी को ट्रेवल करने के दौरान 2 श्रृंग और 1 गर्त, या फिर 2 गर्त 1 श्रृंग, यानी कि 2 ट्रॉ 1 क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट 1 ट्रो के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ आखिर है क्या? वेवलेंथ एक प्रकार का डिस्टेंस है। वेवलेंथ क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस है, एक प्रकार का दूरी है। अगर ये दूरी है तो दूरी को हम लोग किस में नापेंगे, केजी में नापेंगे कि सेकंड में? दूरी है तो दूरी को किस में नापेंगे, केजी या सेकंड में? किसी में नहीं, मीटर में नापेंगे ना, है ना। तो वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, क्लियर है? वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। लेकिन क्या है, अब जैसे प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष मतलब क्या, कि कोई प्रकाश कितना साल पुराना है, ये हुआ ना। नहीं, डिस्टेंस का होता है। वो एक डिस्टेंस है ना। जैसे प्रकाश क्या है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। बिहार से दिल्ली की दूरी 1100 किलोमीटर पड़ता है। और इसी को हम लोग देखते हैं कि जैसे एक प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 साल में प्रकाश जितना दूरी कवर करेगा उतना डिस्टेंस। तो प्रकाश वर्ष क्या, एक प्रकाश वर्ष की दूरी, प्रकाश के द्वारा 1 साल में जो डिस्टेंस कवर किया गया हुआ है। पिछले बार बीपीएससी पीटी में आया भी तब, और जनरल कंपटीशन में भी ऐसे भी एनटीपीसी भी आते ही रहता है ये सवाल। तो ये क्या, एक प्रकार का डिस्टेंस है। उसी तरह वेवलेंथ भी क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि आप कितने लंबे हैं तो क्या बोलिएगा, कितना प्रकाश वर्ष आप लंबे हैं? तो एक कॉमन सेंस होता है, हर चीज़ का एक बताने का तरीका होता है।
अब तरंग है तो उसको मीटर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का हम लोग यूनिट का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रम, है ना। इसको ऐसे हम लोग डोनेट करते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर है? तो अब एक अच्छा सवाल, वेवलेंथ का मात्रक है। सवाल क्या है? वेवलेंथ का मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी एंगस्ट्रम और ऑप्शन डी में दे देते हैं नन ऑफ द अबव या एक से अधिक सही। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? एक से अधिक सही कौन कौन? एंगस्ट्रम और मीटर, क्योंकि सवाल यहाँ पे क्या है कि वेवलेंथ का मात्रक है। यही अगर आता वेवलेंथ का एसआई मात्रक है तो क्या होता? सिर्फ मीटर होता। क्लियर है? एक और इसमें आप टर्म सुनेंगे टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड मतलब एक वेवलेंथ पूरा करने में जितना टाइम लगा वो। हाँ, एक वेवलेंथ पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। एक और टर्म आता है, इसको टी से डोनेट करते हैं, तो ये टाइम है तो इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सेकेंड में, यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। एक और है फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में जितना वो डुबकियाँ मारेगा। आसान भाषा में आप लोग रेडियो में सुनते होंगे, आप देख रहे हैं विविध भारती 93.5 FM, है ना। और रेडियो में 93.5 मेगाहर्ट्ज़ पे हम लोग ऐसे ऐसे सेट करते थे पहले, अब तो नहीं चलता है। तो मतलब क्या है वो? हर्ट्स की जब बात करते हैं, या जब आप इलेक्ट्रिसिटी का पूछेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारे घर में मतलब इंडिया में 50 हर्ट्ज़ पे सप्लाई होता है, तो यानी कि एक सेकेंड में वो क्या कर रहा है? 50 बार ऐसे डुबकियाँ मार रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कि एक सेकेंड में जितना बार वो डुबकनी मार सकता है। और टाइम पीरियड क्या हो गया कि एक डुबकनी मारने में या एक वेवलेंथ उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज। तो अब लोग यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। तो पहले हम लोग वेव को सुने, उसमें डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ें। डिस्टर्बेंस में 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टर्बेंस के कारण एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दूसरा प्रेशर में वेरिएशन हो सकता है। फिर हम लोग उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ें। 7 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके खोजकर्ता का नाम आसान है, आप लोग उसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। रेडियो को मार दिए कोहनी, हर्ट्ज वाला तो क्लियर है, माइक्रोवेव का विजिबल न्यूटन याद ही है। और जब भी यू बोलेंगे तो यू ज़्यादा टर्टर करेगा, यू तो यू से रीटर, और बाकी विलियम वेकवेरल हो जाएंगे गामा के, और एक्सरे को हो जाएगा रोंटगेन, है ना। और एक छूट गया कौन सा? एक छूटा हम लोग का इंफ्रारेड, है ना, विलियम हर्सल। ठीक है, तो उसको आप याद करेंगे। और जो जनरल यूज़ हो गया जैसे इंफ्रारेड कैमरा हो गया, लिखावट के लिए प्रयोग, चिकित्सा के लिए प्रयोग, फिंगरप्रिंट सेंसर, अब फोन में फिंगरप्रिंट आ गया तो कैसे काम करता है ना। नहीं, उसको आप फिर से देखेंगे फिंगरप्रिंट वो कैसे काम करता है। ठीक है, रिमोट कैसे काम करता है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से देखेंगे, यूज़ को, उसको एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में सीखे, और यहाँ पे कुछ टर्म के बारे में सीखे, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो टाइम है वह 1/n है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से या फिर ऐसे न्यू से डोनेट करते हैं। ये 2 इसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो t बराबर 1/n और n इज इक्वल टू 1/t, ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसी को कि n इंटू टी इज इक्वल टू 1? अब इसी में आपको सवाल पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी गुने टाइम पीरियड होता है, और ऑप्शन में रहेगा 1 से कम, 0, 1 से अधिक, या ऑप्शन ई। तो आंसर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। n इंटू टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, वेग बराबर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि वह है लेमडा,
वेवलेंथ क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेमडा है ना, और बाई समय, यानी कि यहाँ पे टाइम क्या है 1/n, तो लेमडा बाई 1 डबल डिवाइडेड 1/n, ये ऐसे गया, यह ऐसे गया, तो क्या हो गया लेमडा गुने n इज इक्वल टू वेग। क्लियर है? तो यह एक अच्छा फॉर्मूला है। और जो सबसे टफ फिजिक्स पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में, बाकी बीपीएससी यूपीएससी तो हल्का पूछा जाता है। उस कारण हम लोग यहाँ तक थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको, क्योंकि बार बार कितना साइंस पढ़िएगा, एक बार पढ़िए और छुट्टी कीजिए। ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट है साइंस। करेंट अफेयर क्या है? खर्चा है। इस साल मेहनत किए, फिर अगला साल फिर से मेहनत करो। और साइंस का एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए तो हो गया, वो फिट हो गया जीवन भर के लिए। वेग बराबर n/लेमडा। इसी से कुछ प्रश्न, एक प्रश्न बनाएंगे और आप लोग का फिट हो जाएगा। बाकी आप लोग प्रश्न प्रैक्टिस के लिए कुछ है मेरे पास तो एक्स्ट्रा दे देंगे, उसको आप लोग तैयार करेंगे। तो एक प्रश्न लिखिए कि एक तरंग टंकी में, चिट्टा सामने रहने देते हैं इसको। ये फॉर्मूला कैसे आया? क्लियर है ना? एक तरंग टंकी में, एक तरंग टंकी में 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से तरंग ट्रेवल करता है। एक तरंग टंकी में 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से तरंग ट्रेवल करता है और एक श्रृंग और गर्त की दूरी 15 मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी बताएं। सवाल क्लियर है? आसान है? हाँ, एक श्रृंग और गर्त की दूरी 15 मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी बताएं। ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बड़ा आसान है। क्या होगा इसका आंसर? अभी तक नहीं बना? इतना आसान तो बस पुट कीजिए, बन गया। हाँ सर, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। कैसे बताइए? क्या वेग की जगह पे क्या लिख दें हम? 60। लेमडा की जगह पे क्या लिख दें? 15/2, क्योंकि एक क्रिस्टल ड्राफ्ट की दूरी। चलिए, तो आप लोग मेन जो ध्यान देना था इसमें दे दिए, क्योंकि एक श्रृंग और गर्त दिया हुआ था और वेवलेंथ क्या होता है? 2 श्रृंग और 1 गर्त, तो 15 गुने 2 तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हो गया 30 × n। क्लियर है? तो यही यहाँ पे थोड़ा सा था कि यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है। कंपटीशन लेवल में सवाल टफ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और डिस्क ब्रेक लगाने आना चाहिए। नहीं तो फ्लो में अच्छा 15 × n आओ बन गया, तो बस एग्जामिनर क्या करेगा? इसको या तो रसगुल्ला दे दो और अंडा खाता है तो अंडा दे दो, कुछ दे दो इसको। तो वेव हम लोग का यहाँ पे समापन हो गया। सवाल प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी लेवल का, कंपटीशन लेवल का रहेगा, आराम से बन जाएगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, किसी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करें, है ना। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साउंड। तो आज का क्लास का समापन यहीं पे करते हैं।